हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। मैं विशु कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने परमार एसएससी जीके बीवाईक्यू पार्ट 5 का लेक्चर नंबर 24 का रिवीजन लेकर के, जिसमें कि हम लोग लेक्चर नंबर 24 को रिवाइज करेंगे, वो भी हिंदी मीडियम में। तो हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट्स के लिए जो है ये खास करके लेक्चर रहने वाला है। बाकी जो लोग एक बार सर का लेक्चर देख चुके हैं, उसके बाद कम समय में रिविजन लेना चाहते हैं, तो आप 20 से 30 मिनट में जो है हर एक चैप्टर का रिवाइज कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी 1 से लेकर के 23 चैप्टर तक का करवा दिया है। जो लोग नहीं देखे, पहली बार अगर आए हैं तो जा करके देख लो उसको, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि रिवीजन की वीडियो जो है हम अक्सर डालते रहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारे पढ़ाने का जो तरीका है वो समझ में आता है कि नहीं आता है, या फिर अगर उसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। बाकी चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे एंड लेक्चर नंबर 24 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 24 का जो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा पेन ले लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई, जिसने कि बड़े भाषाई समूहों के आधार पर भाषाई राज्यों के निर्माण की सिफारिश की थी। तो देखिए, हमसे पूछा आयोग की स्थापना, दो चीज़ें यहाँ पे पूछेगा, एक आपका अधिनियम भी पूछ सकता है, एक आपका आयोग पूछेगा। तो आयोग अगर पूछेगा राज्य पुनर्गठन आयोग, तो ये दिसंबर 1953 आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या किया गया था कि इसमें आपका जो है वो बड़े भाषाई समूहों के आधार पर जो है भाषाई राज्यों का निर्माण करने की सिफारिश दे दी थी। अब देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन होने वाला था, तो उसमें काफ़ी सारे जो है कमीशन आए थे। सबसे पहले आया था एक एस के धर कमीशन, जो कि 1948 में था, जिसने बोला था कि भाषा के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा। ठीक है, और प्रशासनिक सुविधा के बेसिस पर जो उसने बोला था कि राज्यों का पुनर्गठन होगा। तो इसमें जो भाषा के बेसिस पर जो मांग की गई थी उसको यहाँ पर जो खारिज किया गया था, और भाषा के मतलब जगह पर जो है प्रशासनिक सुविधा का आधार बोला गया था कि इसके बेसिस पर जो है हम लोग राज्य का गठन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब सफल नहीं हो पाया। इसके अलावा जेपीपी कमेटी आया था 1948 में, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद वल्लभ भाई और पट्टाभी सीतारामैया, तीन यहाँ पर थे इसके सदस्य। ठीक है, तो इन्होंने भी जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का जो मांग था उसको यहाँ पर खारिज कर दिया था। ठीक है, और इसके बाद जब ये मांग को स्वीकार नहीं किया जा रहा था, तो एक आंध्र प्रदेश के यहाँ पर जो थे पोट्टी श्री रामल्लू, ठीक है, उनको जो है मतलब उन्होंने मतलब भूख हड़ताल किया था, क्योंकि उनको चाहिए था अलग स्टेट। ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस पर। तो उस उन्होंने 56 दिनों का आमरण अनशन किया, और उसके फलस्वरूप उनका जो है मृत्यु हो गया। ठीक है, तो आनंद फानन में जो है सबसे पहला यहाँ पर जो भाषाई आधारित भाषा बेस मतलब राज्य जो बना था वो आपका आंध्र प्रदेश ही बना था, जो कि तेलुगु भाषा पे आधारित था। ठीक है, तो आनंद फानन में 1953 को तो बना गया, लेकिन फाइनल तरीके से मतलब औपचारिक तरीके से जो है ये आपका 1956 माना जाता है। तो अगर कोई पूछेगा कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा गठन हुआ था, तो आंध्र प्रदेश हुआ था, 1956 में हुआ था। ठीक है, आगे राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, ये आया था 1953 में, जो कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अध्यक्ष कौन कौन थे, तो फजल अली थे। ठीक है, और अन्य सदस्य कौन थे, तो के एम पनिकर थे और हृदयलाल कुंजरू थे। ठीक है, और याद रखिएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है स्थापना क्यों किया गया था, क्योंकि वही मेन रीजन यही था कि पोट्टी श्री रामल्लू जो है वो आमरण अनशन के भूख जो हड़ताल कर रहे थे, तो उसमें उनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो है आनंद फानन में इस आयोग का गठन किया गया कि मतलब भाषा के आधार पर जो है गठन किया जाएगा फिर। ठीक है, तो इसने क्या किया था, ये जो आयोग आया था, तो इसने एक भाषा एक राज्य की जो धारणा था वो खारिज कर दिया था, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा था कि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, अगर हम उस बेसिस पर अगर हम गठन करेंगे तो फिर बहुत सारे राज्य बन जाएंगे और फिर सब में फूट पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है एक भाषा एक राज्य को खारिज करते हुए जो है प्रमुख जो भाषाएं हैं, ठीक है, उसके बेसिस पर यहाँ पर जो है वो राज्यों का गठन को मांग को स्वीकार किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी एक अधिनियम पारित हुआ था कब, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में। इसके तहत जो है फाइनली जो हम लोग का जो भाग ABCD में आपका जो राज्य बटा हुआ था उसको ख़त्म करके जो है इसमें जो है 14 राज्य, और इसमें लिखा नहीं है लेकिन याद कर लीजिएगा 14 स्टेट था और 6 यूटीज़ का गठन किया गया था। ठीक है, 7th अमेंडमेंट 1956 का भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसमें, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि नए तरीके से जो है राज्यों का निर्माण इसमें जो है किया गया। ठीक है, तो अगर अधिनियम पूछेगा 1956 बताना है, और अगर आयोग पूछेगा तो 1953। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में विधानसभा या फिर विधान परिषद की बैठक के दौरान यदि गण पूर्ति नहीं होती है, जिसको कि कोरम बोलते हैं, तो सदन के स्थगित करने या फिर बैठक को निलंबित करने का कर्तव्य जो है किसका होता है, तो ये काम होता है आपका पीठासीन अधिकारी का। ठीक है, या तो वो स्पीकर हो सकता है या तो आपका अध्यक्ष हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि अगर कोरम पूरा नहीं हो रहा है तो उस केस में जो है आपका
जो मतलब क्या चल रहा था, जो सेशन चल रहा था उसको क्या किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है या फिर निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग कोरम की कि कौन से आर्टिकल में है। तो कोरम अगर पूछेगा तो ये आपका 103 में है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे सेंट्रल लेवल में, अगर इसी में आप जो है 89 ऐड कर दीजिएगा तो आप पहुँच जाइएगा स्टेट वाले में, यानी कि 189 जो है आपका गणपूर्ति संबंधित है किससे, वो संबंधित है आपका स्टेट वाले में। ठीक है, और ये आपका सेंटर वाले में। तो गणपूर्ति किस में है, 103 में है। गणपूर्ति का मतलब क्या होता है कि सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या होती है जिसमें कि उपस्थित रहने से सदन की कार्यवाही आगे बढ़ती है। ठीक है, मतलब कि जितने भी मेंबर्स हैं उसके 10% अगर उपस्थित रहेंगे तभी जो है आपका सदन का काम आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो 1/10 होता है, ये आप याद रखिएगा, या तो 10%। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो अनुच्छेद 100 है वो क्या बोलता है। तो ये बोलता है आपका सदन में मतदान, रिक्तियाँ और कोरम के बावजूद जो है कार्य करने की सदन की शक्ति है। ठीक है, आगे है यहाँ पर 104 में क्या है, तो 104 में आपका है अगर गणपूर्ति नहीं है तो पीठासीन अधिकारी जो है बैठक को स्थगित या फिर सस्पेंड कर देगा। पीठासीन अधिकारी मतलब वही होता है, लोकसभा के केस में आपका अध्यक्ष होता है और राज्यसभा के केस में सभापति होता है। ठीक है, और 101 क्या है, तो सदन में मतदान को लेकर के बात है। तो दो तरह का मतदान होता है, एक आपका वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस और एक आपका कास्टिंग वोट। तो पहला वोट तो जो डाला जाता है वो फर्स्ट इंस्टेंस कहलाता है, और कास्टिंग वोट जो होता है वो डिसाइजिव वोट होता है, यानी कि जो अंतिम, मान लीजिए कि जो सदन है, ठीक है, उसमें मामला जो है 50-50 में फंस गया है, तो ये जो कास्टिंग वोट दिया जाता है ताकि जो है फाइनल निर्णय तक पहुँचा जा सके। ठीक है, तो ये कास्टिंग वोट और फर्स्ट इंस्टेंस ये वोट का टाइप है जो कि सदन में होता है। बाकी आगे बताएं, यहाँ पर सत्र की अगर बात करेंगे सदन में, तो सदन में 3 प्रकार के सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं। ठीक है, एक होता है बजट सत्र, एक होता है मानसून सत्र और एक होता है शीतकालीन सत्र। बजट सत्र जो आपका फरवरी से अप्रैल के बीच में होता है, मानसून सत्र जुलाई अगस्त के बीच में होता है, और शीतकालीन जो होता है वो दिसंबर में होता है। सबसे बड़ा सत्र अगर पूछेगा तो वो होता है आपका बजट सत्र। ठीक है, और हाँ ये भी चीज़ याद रखिएगा कि जो 2 सत्र है ना उसके बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर जो है नहीं हो सकता है, मतलब कि साल में जो है कम से कम 2 सेशन होना कंपलसरी है। ठीक है, ऐसे 3 होना रहता है लेकिन साल में 2 होना कंपलसरी होता है। कौन कौन सा होता है मैंने बता दिया। इसके अलावा ये जो सत्र होता है उसको बुलाने और उसको ख़त्म करने का पावर किसको है, तो ये जो है आपका राष्ट्रपति को पावर है। ठीक है, वो मतलब बुला भी सकता है सेशन को और उसको ख़त्म भी कर सकता है। एक होता है स्थगन, स्थगन का मतलब होता है एडजर्नमेंट। तो ये काम कौन करता है, तो ये होता है सदन का पीठासीन अधिकारी होता है जो कि आपका यह काम करता है। ठीक है, इसमें आपका बैठक का समापन होता है, इसमें आपका सत्र अवसान का मतलब होता है सत्र ही खत्म हो गया। ठीक है, जैसे बजट सत्र है पूरा का पूरा खत्म हो गया। बैठक का मतलब होता है कोई एक दिन बैठक हुआ है मतलब बजट सत्र में, उसको ख़त्म करना है तो वो एडजर्नमेंट का काम होता है जो कि सदन का पीठासीन अधिकारी करता है। ठीक है, और एक होता है प्रेरोगेशन, प्रेरोगेशन का मतलब होता है सदन का समापन। सदन का समापन मतलब कि आप कह सकते हैं ऐसे, जैसे डिसोल्यूशन होता है, डिसोल्यूशन में क्या होता है लोकसभा ही भंग हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में डिसोल्यूशन तो आप समझ गए कि लोकसभा, राज्यसभा का भी भंग नहीं होता, ये भी चीज़ आपको पता होगा। ठीक है, तो डिसोल्यूशन का मतलब होता है राज्यसभा ही पूरा खत्म हो गया। ठीक है, और सदन का समापन आप समझ रहे होंगे, सदन ही खत्म हो गया। ठीक है, अब आगे बात करें जो बैठक होता है ना, तो इसमें जो फर्स्ट आवर होता है और जो सेकंड आवर होता है, ठीक है, तो पहला आवर जो होता है वो 11 से 12 बजे तक के बीच में होता है, जिसको कि प्रश्नकाल के नाम से जानते हैं। इसमें आपका प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब प्रश्न भी कई तरह के होते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। और जो सेकंड आवर जो होता है इसको हम लोग शून्य काल के नाम से जानते हैं। इसमें आपका दिन का एजेंडा तय होता है जो कि 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में चलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्नकाल होता है ना, तो उसमें क्या होता है, तो प्रश्नकाल में कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला होता है तारांकित प्रश्न, जिसमें कि स्टार्ड मार्क होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है मौखिक तरीके से जो है आपका मांगा जाता है, मतलब इसमें जो है सवालों का जवाब मौखिक तौर पर मांगा जाता है और इन पर तारांकित चिन्ह होते हैं। और इसमें जो है पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है तारांकित वाले में। लेकिन अतारांकित प्रश्न की बात करेंगे तो लिखित उत्तर इसमें आवश्यक होता है। पूरक प्रश्न जो इसमें नहीं पूछा जा सकता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और अल्प सूचना प्रश्न होता है जो आपका इसमें जुड़े सवालों की तय सूचनाविधि से कम समय में भी पूछा जा सकता है। इसके पहले मतलब इसको अगर पूछना है तो उसके लिए कम से कम 10 दिन पहले जो है नोटिस देना आवश्यक होता है। और एक होता है निजी सदस्य से जो पूछा जाता है प्रश्न, वो तो निजी सदस्य क्या होता है, जो सदस्य मंत्री नहीं है वो आपका निजी सदस्य में कहलाता है। ठीक है, तो प्रश्न के टाइप आपने पढ़ लिया जो कि पहला आवर में पूछा जाता है और दूसरे आवर में जो आपका एजेंडा तय किया जाता है कि मतलब क्या रहेगा आज का बैठक में। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है लंच हो जाता है। आगे बात करते हैं थर्ड नंबर पर, स्तरीकृत रेत और बजरी की एक लंबी घुमावदार रिज को क्या कहते हैं, तो स्तरीकृत रेत। ठीक है, और बजरी की एक लंबी घुमावदार रीच को कहते हैं अस्कर। ठीक है, देखिए ये सब आपका लैंडफॉर्म का पार्ट है। तो अगर हम बात करेंगे लैंडफॉर्म 2 तरह का हो सकता है, पहला आपका अपर्दनात्मक और एक होता है निक्षेपण। अपर्दनात्मक का मतलब होता है टूट फूट से जो बनता है वो, और निक्षेपण का मतलब है कि जमा होकर जो बनता है वो।
ठीक है। तो अपरदनात्मक और निक्षेपण दो तरह से जो आपका भूआकृतियाँ बनती है। तो जो अपरदनात्मक में क्या होता है, कटाव के कारण, कटाव जैसे आप मिट्टी का भी हो सकता है, चट्टानों का हो सकता है। तो इसके लिए जो आपका एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत होती है, जिसमें कि नदियाँ, ग्लेशियर, भूजल, समुद्र की लहरें, हवा, ये सब आपकी होती हैं। तो इसमें गतिज ऊर्जा के कारण जो है आपका ये अपरदनात्मक भूआकृति का निर्माण होता है। और निक्षेपण में जमाव के कारण, जैसे मिट्टी बह के आई, ठीक है, और एक जगह पे आकर के जो है टीला का निर्माण कर दी, तो ये जो लैंडफॉर्म आपका बना ये आपका निक्षेपण के फलस्वरूप बना। तो दो तरह का आपका होता है, हिमनद स्रोत स्थल रूप और एक होता है हिमनद निक्षेप स्थल रूप। ठीक है। स्रोत का मतलब वही इरोजनल वाला, और निक्षेप का मतलब होता है डिपोजिशनल वाला। ठीक है। तो इरोजनल वाले में आपका क्या क्या बनता है देख लीजिए, सर्क बनता है, एरेट बनता है, हॉर्न बनता है, यू आकार की घाटी बनती है, हैंगिंग वैली बनती है। और हिमनद निक्षेप वाले में अगर हम बात करेंगे तो मोरैन, ड्रमलिन जो कि अंडाकार शेप का होता है वो, एस्कर, केटल और लेक जेल और आउटवॉश मैदान, ये सब आपका जो है निर्माण होता है निक्षेप वाले में। ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। और हमसे क्वेश्चन पूछा था एस्कर, एस्कर किससे बनता है, तो एस्कर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, निक्षेपण के फलस्वरूप बनता है। ठीक है। तो वही स्थानीयकृत रेत मतलब रेत बह के आ रही है उससे जो बने, यानी कि डिपोज होके बनी ना, मतलब एक जगह मिल करके आकर के जो है बनी, तो उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर निक्षेप से बना है वो। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये आंसर हो जाएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर बड़ा पृथ्वी के संबंध में, सॉरी चंद्रमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बड़ा पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार जो है अमावस्या के बाद प्रत्येक दिन बढ़ता है। तो जी हाँ, अमावस्या के बाद जो है प्रत्येक दिन बढ़ता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा बोर्ड है पूर्णिमा के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के सूर्य प्रकाशित भाग जो है उसका आकार हर दिन कम होता है। तो जी हाँ, देखिए पूर्णिमा होगा, पूर्णिमा के बाद जो है आपका जो चंद्रमा का आकार है वो कमता जाता है और अमावस्या के बाद जो है बढ़ता जाता है। ऐसे याद रखिएगा। तो दोनों बात यहाँ पर जो है बिल्कुल सही है, यानी कि ए और बी दोनों, यानी वन और दो दोनों सही है। आगे बात करते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होता है। तो ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब चांद सूरज और पृथ्वी के बीच में जाता है। जैसे ये रहा सूरज, ये रहा चंद्रमा, ये रहा पृथ्वी। ठीक है। इसके बीच में क्या आ गया, यहाँ पर चांद आ गया, तो ये सूर्य ग्रहण का कहलाता है। ठीक है। और इस दिन अमावस्या रहता है। अमावस्या मतलब कि काली रात होती है। और ये तीन तरह का होता है जो सूर्य ग्रहण होता है। एक होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण, जिसमें कि पूरा का पूरा सूर्य जो नहीं दिखता है, आंशिक मतलब कुछ भाग दिखता है, और वलयाकार मतलब सूर्य का जो शेप होता है वो वलयाकार हो जाता है। ठीक है। आगे है चंद्र ग्रहण। जब चंद्र ग्रहण आपका क्या होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, तो यहाँ पर छाया पड़ने लगता है चंद्रमा पर। तो इस कारण से जब चंद्र ग्रहण होता है, और इस दिन क्या होता है हमारा पूर्णिमा होता है। ठीक है। ब्लू मून क्या होता है, एक तो ब्लू मून होता है जो एक साल में दो आपका जो है पूर्णिमा देखने को मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लू मून। ठीक है। ठीक है। एक होता है न्यू मून, तो न्यू मून वही आपका अमावस्या वाला कहते हैं, और फुल मून होता है पूर्णिमा। आगे बढ़ते हैं ज्वार और भाटा। तो ये भी एक चीज़ हम लोगों ने कल देखा था, मतलब पिछले लेक्चर में देखा था कि समुद्री जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। तो जब तीनों एक मतलब लाइन में होते हैं, जैसे ये हो गया पृथ्वी, हो गया चंद्रमा, हो गया सूर्य, तो इस समय जो है आपका जो दीर्घ ज्वार बनते हैं। दीर्घ ज्वार कैसे बनते हैं, तो एक तो कि मून का जो ग्रेविटी होता है वो अपनी ओर समुद्र की जो लहरी वो उठाती है, और एक होता है आपका जो कि अभी केंद्रीय बल के कारण जो है यहाँ पर ये उठता है। तो दोनों साइड में जो आपका उच्च ज्वार होता है, और बाकी जो ऊपर नीचे होता है वो निम्न ज्वार होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फोर्स काम नहीं करता है। ठीक है। बाकी याद रखिए कि इस जो तीनों एक लाइन में रहेंगे तब आपका जो है हाई टाइड काफ़ी हाई होता है और लो टाइड काफ़ी लो होता है। ठीक है। और एक केस होता है जब आपका तीनों 90 डिग्री एंगल पे बनता है, जैसे ये मून है, ये अर्थ है और ये सन है, तीनों एक 90 डिग्री एंगल पे रहेगा, तो आपका जो है यहाँ पर जो हाई टाइड मतलब यहाँ पर जो लो बनता है, मतलब तीनों समकोण पे रहेगा तो लघु ज्वार बनता है, और जब तीनों एक लाइन में बनेगा तो दीर्घ ज्वार। बस ऐसे आप याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते बोला पर्वतीय वर्षा के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो बोला इस प्रकार की वर्षा तब होती है जब गर्म आर्द्र हवाएं पर्वत श्रृंखला पर टकराती है। तो जी हाँ, पर्वतीय वर्षा नाम में ही है पर्वतीय, तो ये पर्वतीय वाले एरिया में देखने को मिलेगा। पर्वत श्रृंखला पे जब जो है टकराती है कैसी हवाएं, गर्म और आर्द्र हवाएं, तब जो है बारिश होती है। जैसे ये पहाड़ है तो ये आपका कहलाता है क्या कहलाता है, अपवर्ड लीवर्ड ऐसा कुछ कहलाता है, ये हिंदी में मुझे नाम नहीं मालूम है। ठीक है। तो इधर वाले पार्ट में जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है और इधर वाले में बहुत कम बारिश होती है। ठीक है। तो ये चीज़ आपका पर्वतीय वाले भाग में देखने को मिलता है और इसी को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। ठीक है। वर्षा तीन तरह का होता है, एक होता है आपका संवहनीय वर्षा, एक होता है पर्वतीय वर्षा और एक होता है चक्रवातीय वर्षा। तो संवहनीय वर्षा पढ़ने से पहले हम लोग जो है कुछ कुछ टर्म जैसे कि आपको याद रखना है। जैसे ऊष्मा का जो संचालन, यानी कि ऊष्मा जो है एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होता है, तो कई तरीके से हो सकता है। एक आपका चालन के थ्रू हो सकता है। चालन मतलब कंडक्टिविटी, जैसे जो भी आपका ठोस होता है उसमें ऊष्मा का चालन जो है काफ़ी सही तरीके से होता है। जैसे लोहा है, तो आप देखेंगे कि लोहा को जब इस पार्ट को गर्म कीजिएगा तो ये वाला पार्ट ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है इस तरीके से।
ठीक है। तो ठोसों में ऊष्मा का प्रवाह ही आपका चालन कहलाता है। संवहन क्या होता है? संवहन होता है कि द्रव और गैस को ऊष्मा में स्थानांतरण, जैसे मान लीजिए कि पानी है, इसको गर्म किए तो ये इसके जो वाष्प है वो ऊपर ऊपर उठे, ठीक है। ऊपर उठने के बाद ये यहाँ पर ये बादल के फॉर्म में बन गए, ठीक है। जब ये ठंडा हुआ तो पानी फिर से वापस यहाँ पर आ गया, तो इसको बोलते हैं संवहन। एक होता है विकिरण। विकिरण का मतलब होता है बिना किसी माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है इसमें। और प्रसरण में होता है जब ऊष्मा का क्षैतिज दिशा में वायुमंडल के माध्यम से स्थानांतरण होता है। क्षैतिज दिशा मतलब होता है ये, और लंबवत मतलब होता है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा कि प्रसरण में जो है आपका ऊष्मा का क्षैतिज दिशा मतलब इस डायरेक्शन में जो है आपका गति होता है, ठीक है। और और क्या, बस याद रखिएगा। तो हमसे पूछा है संवहन। संवहन जो मैंने बताया वही सेम चीज़ है कि संवहन वर्षा में क्या होता है कि जब नदी और समुद्र का पानी जो है गर्म होकर के जो है, अब गर्म कैसे होगा, तो आपको पता होगा कि सूर्य से जो है वेव्स आती है, ठीक है, जो कि इंसुलेशन कहलाता है, सूर्य तप जिसको बोलते हैं। ये टकराता है और टकरा करके वापस लौटता है। तो ये टकराने वाले रेस के कारण जो है हम लोग का जो अर्थ का सरफेस है वो गर्म होता है, और यहाँ की जो पानी होती है वो वाष्प में बदलने लगती है। वाष्प में बदलने के बाद जो है ये ऊपर में जाकर के बादल बन जाता है, और यही बादल जब ठंडा होता है तो वर्षा करती है। तो इस प्रकार के वर्षा को हम लोग क्या बोलते हैं? संवहनीय वर्षा कहते हैं। आप यहाँ पर लैंग्वेज देख सकते हो, वही चीज़ लिखा गया है। बाकी पर्वतीय वर्षा तो मैंने बता ही दिया कि हवाएं जो है पहाड़ से टकरा करके ऊपर उठती है और ठंडी होकर के वर्षा करती है इसमें। यह वर्षा पहाड़ी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिक होती है। पहाड़ की हवा की दिशा वाली ढलान पर अधिक वर्षा होती है, जिसको कि विंडवर्ड कहते हैं। मतलब ये हो गया ना, ठीक है। तो इधर वाला जो साइड हो गया जिसको कि विंडवर्ड कहते हैं, तो इधर आपको ज़्यादा बारिश देखने को मिलता है। और इधर वाला जो पार्ट जिसको कि लीवर्ड बोलते हैं, तो यहाँ पर आपको कम वर्षा देखने को मिलता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि हवा यहाँ से गया, हवा टकरा करके ऊपर उठा और यहाँ पर जो है बारिश करता है। आगे, चक्रवाती वर्षा तो नाम में ही है चक्रवाती, तो बोला जब दो विभिन्न तापमान वाली वायुमंडलीय हवाएं, मतलब गर्म और ठंडी हवाएं जो हैं आपस में जब मिलती है तो मिलने से संघनित हो जाती है और बादल बन जाते हैं, जिससे कि वर्षा होती है। तो ये चक्रवाती वर्षा कहलाता है आपका, ठीक है। और ये लो प्रेशर के कारण बनता है, याद रखिएगा, लो प्रेशर, क्योंकि लो प्रेशर में ही तो आपका ठंडी हवाएं बहती है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे, ऋग वैदिक या फिर प्रारंभिक वैदिक काल जो है फिल इन द ब्लैंक्स के मतलब 1500 से 1000 ईसा पूर्वी के अनुसार जो है कौन सा देवी जो है, मतलब कौन देवी नदी थी, मतलब नदी को जो है देवी के रूप में पूजा जाता था, कौन सा है? तो ये आपको सिंधु नदी याद रखना है, ठीक है। बाकी अग्नि, अग्नि क्या थे? तो भगवान एवं इंसान के मध्य मध्यस्थता का काम करते थे, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब अग्नि देते थे मतलब जलाते थे तो ऊपर जाता था, ठीक है। तो इसलिए ऐसा बोला जाता था कि ये जो आपका भगवान और इंसान के बीच में कड़ी का काम करता है अग्नि। बाकी उषा क्या था? तो उषा जो थे वो भोर की देवी थी, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी थोड़ा सा हम लोग जो है वेद के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ऋग्वेद आपको याद होगा कि ये जो सबसे बड़ा और पुराना वेद है, जिसमें कि 10 मंडल और 1028 सूक्त है और 10,600 जो है छंद है, ठीक है। कहीं कहीं पर 10,462 होती हैं, कहीं कहीं पर 10,600 होती है, याद रखिएगा। बाकी इसमें जो है गायत्री मंत्र ऋग्वेद में ही मेंशन है। इसका जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो कि विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। इसमें मंत्रों की संख्या पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो 24 आपको याद रखना है। 10वां मंडल अगर पूछेगा तो 10वां मंडल में आपका जो पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है, जिसमें कि ये बताया गया कि 4 वर्ण है, ठीक है, जिसका अलग अलग जगह से जो उद्गम हुआ है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। तो ब्राह्मण का उद्गम मुख से हुआ है, ठीक है। क्षत्रिय का उद्गम जो भुजा से हुआ है, वैश्य का उद्गम जो है वो जांग से हुआ, और शूद्र का उद्गम जो है पैर से हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपके 10वें मंडल में लिखा गया है। 9वें मंडल में भगवान सोम का बारे में बताया गया है, ठीक है। भगवान सोम जो है मतलब ऐसा बताया गया पेड़ पौधे का देवता होते हैं, सोमरस इससे निकलता है, ठीक है। तो 9वें मंडल में आपके जो भगवान सोम के बारे में उल्लेख है, याद रखिएगा। बाकी दूसरा जो वेद है आपका सामवेद है, जो कि संगीत की सबसे पुरानी पुस्तक है। इसमें 2 उपनिषद आते हैं, पहला आपका छंदोग्य और एक आपका केन उपनिषद, ठीक है। सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित को उद्गात्री कहते हैं, ये भी चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका यजुर्वेद, जो कि मंत्रों का संग्रह होता है, ठीक है। इसको भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक आपका शुक्ल यजुर्वेद और एक आपका कृष्ण यजुर्वेद। और अथर्ववेद क्या होता है? ये आपका प्रमुख उपनिषद है, ठीक है, जिसको कि मतलब इसके जो प्रमुख उपनिषद है वो है मुंडकोपनिषद और एक है आपका महाउपनिषद। तो मुंडकोपनिषद से आपका जो है सत्यमेव जयते का उल्लेख है, मतलब इसमें मिलता है मुंडकोपनिषद में। और एक महाउपनिषद है जिसमें कि वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरा संसार ही हम लोग का परिवार है, इसका उल्लेख मिलता है महाउपनिषद में। तो ये अथर्ववेद का पार्ट है, याद रखिएगा। बाकी वेदांग कितने हैं? तो वेदांग 6 हैं, ठीक है। क्यों ये है? तो वेदांगों वेद को समझने के लिए जो है वेदांग बनाए गए हैं, टोटल 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। शिक्षा में ध्वनि का अध्ययन किया जाता है, कल्प में अभ्यास का अध्ययन किया जाता है, व्याकरण में व्याकरण का अध्ययन किया जाता है, निरुक्ति में व्युत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है और ज्योतिष में प्रकाश का अध्ययन किया जाता है, छंद में आपका काव्य का अध्ययन किया जाता है। तो ये 6 आपको वेदांग आपको याद रहना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं कि जो वैदिक काल था तो उसमें धर्म क्या था।
धर्म जो है उसमें प्रकृति की पूजा किया जाता था, भगवान की पूजा नहीं किया जाता था, ना ही पशुओं की पूजा की जाती थी। उसमें प्रकृति की पूजा की जाती थी, जैसे कि उस समय जो इंद्र थे, ठीक है, जिनको पुरंदर कहा जाता था, तो सबसे अधिक बार इनका नाम आया था। और ये पानी के लिए, ठीक है, पानी के लिए पूजा किया जाता था इनको। पृथ्वी की पूजा की जाती थी, अग्नि की पूजा की जाती थी, ठीक है। और ये मैंने बता दिया कि भगवान फिर मनुष्यों के बीच की कड़ी का काम करते थे। सोम की पूजा की जाती थी, वायु की पूजा की जाती थी, रुद्र, रुद्र क्या थे तो पशुओं के देवता थे। अदिति क्या थी तो अदिति देवताओं की माँ थी। और सावित्री क्या थी तो ये गायत्री मंत्र इन्हीं को समर्पित था। तो ये चीज़ तो हम लोगों ने डिस्कस किया था। बाकी अदिति वाला भी याद रखिएगा, देवताओं की माँ। और ऊपर हम लोगों ने एक देखा था यहाँ पर, क्या एक देखा था हम लोगों ने यहाँ पे, ये उषा के बारे में, कि उषा क्या थी, भोर की देवी, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। आगे है 7th नंबर क्वेश्चन, बड़ा किसके शासनकाल के दौरान जो है चतुर्थ बौद्ध परिषद में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय हीनयान और महायान, तो चतुर्थ बौद्ध परिषद जो है कौन करवाया था, तो ये आपका एक एक करके याद कर सकते हैं। यानी कि ये पहला का तो आपका जो है अजातशत्रु था, दूसरा काला अशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। तो कनिष्क यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कुषाण वंश से बिलोंग करते हैं। तो उसमें वंश अगर होगा तो वंश लगाया होगा इसलिए, ठीक है। कनिष्क आपको याद रखना कुषाण वंश से ही संबंधित है। तो कनिष्क याद रखिएगा। ऐसे चौथे वाला कि यही इन्होंने मतलब संरक्षण किया था। बाकी देख लेते हैं, पहला राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्रा में हुआ था और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। टाइम भी अब याद रखिएगा, 483, 383, 250 और 72 एडी, ठीक है। और मतलब अध्यक्ष या फिर कह सकते हैं कि संरक्षण के ऊपर भी कोई थे, ठीक है। तो वो महाकश्यप थे पहले वाले में। ऐसे याद कर सकते हैं MSMB करके, ठीक है। पहले वाले में महाकश्यप, दूसरे वाले में सबकामी, M से आपका मोगली पुत्र तिस्स, ठीक है। और भी से वसुमित्र। तो याद रखिएगा ये बहुत संगीत हुआ था, चारों चारों को आपको याद रखना है। बाकी याद करते हैं ये जो हीनयान और महायान क्या थे, तो हीनयान थे जो कि मूर्ति पूजा में अविश्वास करते थे और इनकी साहित्य जो थी वो पाली भाषा में लिखी थी। और जो महायान थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे और इनका जो साहित्य था वो संस्कृत में लिखा गया था, जैसे कि बोधिसत्व, वज्रपाणी, अभिलिखितेश्वर, अमिताभ, ये सब आपका जो है महायान के साहित्य हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, राजकुमार खुर्रम जो है बड़े होकर के किस नाम से जाने गए, तो ये शाहजहाँ का जो है बचपन का नाम था खुर्रम, ठीक है। 1628 से 1658 तक ये रूल किए थे शाहजहाँ, जिन्होंने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, आगरा वाला। अगर पूछेगा लाहौर वाला का निर्माण कौन करवाया था, तो ये जहांगीर ने। और दिल्ली वाला करवाया था औरंगजेब ने, ठीक है। जहांगीर लाहौर वाला और दिल्ली में औरंगजेब ने दिल्ली वाला। तो ये भी कुछ पूछता है तो याद रखिएगा। आगे, किस क्रांतिकारी ने अपने परीक्षण के दौरान कहा कि वह बम और पिस्तौल के पंथ का महिमांडन नहीं करना चाहते थे, बल्कि समाज में क्रांति चाहते थे, तो ये थे आपके भगत सिंह, ठीक है। भगत सिंह के बारे में याद रखिएगा कि इन्होंने जो है पंजाब नौजवान सभा का गठन किया था 1926 में, ठीक है। और साथ ही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो कि 1924 में बना था कानपुर में, तो उसके ये सदस्य रहे थे, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल इसमें थे, जोगेश चंद्र चटर्जी थे, सचिन सान्याल थे, ठीक है। और यही जो आपका एसोसिएशन में जो लोग शामिल थे ना, इन्होंने काकोरी एक्शन को जो लीड किया था, जो लखनऊ में काकोरी गांव था वहाँ पर। तो इसमें कौन कौन थे, तो वही राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहड़ी, ठीक है। ये सब थे जिनको कि काकोरी एक्शन के विरोध में जो है मतलब फलस्वरूप जो है फांसी की सज़ा मिली थी। इसके अलावा बात करेंगे कि यही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कब बना था, तो 1928 में बना था, जिसमें कि फिरोज शाह कोट मतलब जहाँ कहाँ पर बना था, फिरोज शाह कोटला और दिल्ली में जो ये पड़ता है वहाँ पर बना था। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो है इसके मेंबर थे, ठीक है। और याद रखिएगा कि 1928 में जो है लाला लाजपत राय जो है जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो उसमें जो है मतलब नारा लगाए थे और उसी के फलस्वरूप जो है इनका लाठीचार्ज हुआ था, तो इनका मृत्यु भी हो गया था इसमें, ठीक है। इनको पंजाब केसरी के नाम से जानते थे, याद रखिएगा। और बाकी 1928 में जो है वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जो है वो तीन लोग मिल करके जो है स्कॉट की जगह सॉन्डर्स को मार देते हैं। क्यों मारे थे, क्योंकि लाहौर में जो है लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेना चाहते थे ये स्कॉट से, लेकिन गलती से सॉन्डर्स मारा जाता है और इसके फलस्वरूप जो है एक होता है आपका लाहौर षड्यंत्र केस, जो कि 23 मार्च 1931 को होता है, ठीक है। और उसी में जो है मतलब तीनों को जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को जो है फांसी की सज़ा दी जाती है और इसी दिन हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और बात याद रखिएगा 1929 में जो आपका केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था, जिसमें कौन कौन लोग थे, तो इसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे, ठीक है। उद्देश्य क्या था, बम फेंकना मतलब किसी दूसरे का हानि नहीं करना था, मतलब ये था इनका कि अंग्रेज बहरे हो गए हैं उनको ये बताने के लिए। क्या किस लिए बहरे हो गए हैं, क्योंकि उस समय आपका सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक था, उसके खिलाफ में जो है ये आपका फेंका गया था, ठीक है। ये एक प्रकार का राष्ट्रवादी विरोधी था जो केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के मतलब द्वारा, ठीक है।
तो ये चीज़ें हैं। बाकी एक चीज़ और था यहाँ पे, हाँ, जुगान्तर जो क्या था, तो जुगान्तर जो है बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा रचित एक पत्रिका था, ठीक है, साप्ताहिक पत्रिका। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग यहाँ पे चिटगांव शस्त्रागार लूट, जो कि 1930 में होता, जिसको लीड कौन किया था, सूर्य सेन ने किया था, जिसको कि मास्टर दा भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी महिलाएं शामिल थी, तो प्रीतिलता वाडेकर, ठीक है, कल्पना दत्ता, सुनीति चंदेरी और बीना दास, ये लोग जो थे मतलब इन्हीं के जो है शिष्य भी थे, ठीक है, जो पढ़ते थे इनसे, और ये लोग शामिल भी थे जो कि चिटगांव शस्त्रागार में शामिल थे। 1930 में ये हुआ था, याद रखिएगा। आगे है 10th नंबर क्वेश्चन, बोला कौन सा स्थान जो है वर्ष 1917 में गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है, तो चंपारण सत्याग्रह आपको याद रहना चाहिए, 1917 में हुआ था। ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि राजकुमार शुक्ल ने इनको बुलाया था तीन गठिया प्रणाली के विरोध में, पहले ही लेक्चर में देख लिए हम लोग, तो ज़्यादा नहीं देखेंगे, ठीक है। आगे 11th नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा वे जिस पशु समूह से संबंधित है वो गलत है, तो देखिए लीवर फ्लूक की बात करेंगे तो ये जो है आपका गलत है, ये आपका नेमाटोडा लिखा हुआ यही गलत है। बाकी साइकन बॉडीफेरा से बिलोंग करता है, झींगा ऑर्थोपोडा से, तारा मछली इकाइनोडर्मेटा से, ये सब करता है, ठीक है। बात करें लिवर फ्लूक की तो ये आपका प्लेटी हेलमंथीस से बिलोंग करता है, जो कि एक प्रकार का परजीवी है। परजीवी मीन्स कि अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है। नेमाटोडा होता है इसके अंतर्गत आपका गोल कृमि, पिन वॉर्म, अस्कैरिस, फाइलेरिया वॉर्म, ये सब आपका आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा लिवर फ्लूक जो आपका नेमाटोडा से नहीं बल्कि एस्चेलमेंथीस सॉरी प्लेटी हेलमंथीस से बिलोंग करता है। आगे है 12 नंबर क्वेश्चन, एक छोटी वस्तु को उत्तल लेंस के बाईं ओर फोकस पर रखा गया है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ठीक है। देखिए ये उत्तल लेंस के बाईं ओर बोला है, ये उत्तल लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस यही होता है, इसके जो है बाईं ओर यानी इधर रखा गया है, फोकस पर रखा गया है। तो फोकस पे रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका अनंत पे बनता है, ठीक है। याद रखिएगा कि अगर फोकस बोलेगा तो अनंत पे बनेगा, लेकिन लेंस के दाईं ओर, ठीक है, ऐसे बनता है ये। जाना चाहिए इसको किधर से, जाना चाहिए था इधर, क्या क्या रहता है इधर, एक रहता है फोकस से, एक एक आपका सी से जाता है और एक आपका जो है फोकस से जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपका बनता है, थोड़ा सा जब पढ़िएगा थ्योरी सेक्शन तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए फोकस पे अगर बोलेगा तो फोकस वाला जो बिंब होता है वो मतलब अनंत पे बनता है, अनंत वाला फोकस पे बनता है, ऐसे याद रखिएगा। तो फोकस दिया रखा है तो फोकस वाला अनंत पे बनेगा, और अगर बायां दिया हुआ है तो हम लोग का दायां ओर बनेगा, ठीक है। लेकिन कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी उत्तल दर्पण जो होता है वो अवतल लेंस के अपोजिट होता है, और अवतल दर्पण जो उत्तल लेंस के अपोजिट होता है, ऐसे थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके अलावा बात करते हैं जो गोलीय दर्पण होता है, दो तरह का होता है, अवतल और उत्तल दर्पण। जिसका प्रवर्तक सतह जो अंदर की ओर होता है उसको अवतल कहते हैं, और जिसका प्रवर्तक बाहर की ओर होता है उसको हम लोग कहते हैं उत्तल, ठीक है। जो मैंने आपका फिगर बनाया था ना वो गलत बनाया था, ठीक है, उत्तल वाला, ठीक है, उत्तल वाला मैंने ऐसे बना दिया था, जबकि जो ऐसे बनता, ठीक है, ये प्रवर्तक सतह रहता, उठा हुआ रहता है ना उसमें, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाहर की ओर इसमें देखिए पॉलिश है तो ये आपका अवतल है, ठीक है, और अंदर की ओर अगर है तो ये उत्तल है। बाकी प्रतिबिंब कैसे बनता है याद रखिएगा यहाँ पर, कि अगर वस्तु अनंत पर है तो फोकस पे बनेगा, अगर यहाँ पर जो है बियॉन्ड सी यानी कि सी और अनंत के बीच में है तो सी और एफ के बीच में बनेगा फोकस प्रतिबिंब, अगर सी पर है तो सी पर ही बनेगा प्रतिबिंब, सी और एफ के बीच में है तो सी और अनंत के बीच में बनेगा, या फिर बियॉन्ड सी बोल सकते हैं। फोकस पे है तो अनंत पे बनेगा, मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि फोकस का अपोजिट अनंत होता है, जहाँ पर भी फोकस देखें उसका जो प्रतिबिंब जो है अनंत पे बनेगा, ठीक है। और अगर प्रतिबिंब अनंत पे है तो उसका जो इमेज मतलब कहाँ पे रखा गया होगा, तो फोकस पे रखा गया होगा। बाकी प्रकृति में याद रखिएगा सब में जो आपको उल्टा प्रतिबिंब बनता है, सब में उल्टा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपको याद रखना है कि एक सी पर वाला जो है ये बराबर बनता है, ठीक है, और बाकी सी एंड एफ वाला और एफ वाला इस पर अगर रखेंगे तो आपका जो है बड़ा बनेगा, ठीक है। एफ पर रखेंगे तो बहुत बड़ा, और सी और एफ के बीच में रखेंगे तो सिर्फ ओनली बड़ा, ठीक है। और अगर अनंत पे रखेंगे तो ये आपका बहुत छोटा बनेगा, और बियॉन्ड सी रखेंगे तो भी आपका छोटा बनेगा, ठीक है। और बाकी वास्तविक सब में बनता है, वास्तविक मतलब रियल। चलो आगे बढ़ते हैं। और उत्तल दर्पण में उसी तरीके से दो केसेस अब याद रखिएगा कि अनंत पर रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, और अनंत और पोल के बीच में रखेंगे तो आपका पोल और फोकस के बीच में बनेगा। और इसकी जो इमेज होती है वो आभासी और सीधा तो बनती ही है, लेकिन छोटी बनती है, ठीक है, दोनों केस में। अनंत पे रखेंगे तो बहुत छोटी, उसमें क्या था अनंत पे रख रहे थे तो बहुत बड़ा बन रहा था, लेकिन यहाँ पर जो बहुत छोटा बनता है, ठीक है। और अगर अनंत और पोल के बीच में रखेंगे तो सिर्फ छोटा। तो उत्तल दर्पण में दो ही केस याद रखनी है, और ये अवतल वाले में 5 केस याद रखनी है, ठीक है। चलो आगे, अपवर्तन का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार प्रत्येक पदार्थ का एक विशिष्ट बंकन अनुपात अपवर्तनांक होता है। तो ये आपका स्नेल का नियम था जो कि स्नेल ने दिया था, तो विलिब्रोड स्नेलियस इसका पूरा नाम था, तो इन्होंने दिया था अपवर्तन का सिद्धांत, ठीक है।
बाकी अपवर्तन के सिद्धांत के अनुसार आपको याद रखना है, ये चीज़ तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जब प्रकाश से किरण जो है वो किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करती है तो अविलंब से या तो वो मुड़ जाती है या तो वो मतलब अविलंब की ओर मुड़ जाती है या तो अविलंब से दूर चली जाती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब देखिए अगर सघन से विरल में जाएंगे, यानी कि ये है आपका रेयर मीडियम और ये आपका डेंसर मीडियम, तो रेयर से डेंसर में जाने पे जो मतलब अपवर्तन है, मतलब क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण जो है वो आपका अविलंब की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग डेंसर से रेयर की ओर जाएंगे तो अविलंब से दूर जाएगा। ठीक है, ऐसे आप याद रखिएगा। तो ये चीज़ होता है आपका, जिसमें कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये सब होता है। बाकी एक होता है निर्गत किरण भी, यानी कि कितना उसमें जो है विचलन हुआ उसको निर्गत किरण कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे आया और ये ऐसे हुआ। ठीक है, इसी को बोलते हैं निर्गत किरण, और ये अपवर्तित किरण हो गया। और बाकी जो इमेजनरी जो लाइन, मतलब जो वास्तव में जो लाइन है वो, और निर्गत किरण, इन दोनों के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि पार्श्विक विस्थापन। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। बाकी अलग अलग यहाँ पर जो है मटेरियल का अलग अलग यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसमें कि आपको एक वाटर का याद रखना है, आइस का याद रखना है, एयर का याद रखना है, और एक और था डायमंड का इसमें शायद दिया हुआ है, डायमंड, हाँ डायमंड का। तो डायमंड का 2.42 आपको याद रखना है, आइस का 1.31, वाटर का 1.33, एयर का 1.003। बाकी तो और इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 3-4 कम से कम याद रखिएगा। ऐसे एक बार सबका एक नज़र देख लीजिएगा, ये सब आपका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। ठीक है, चलो आगे। 14th नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? बोर्ड पंचवर्षीय योजना सरकार को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दीर्घकालिक हस्तक्षेप की अनुमति देता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दीर्घकालिक हस्तक्षेप की अनुमति देता है पंचवर्षीय योजना। बाकी पंचवर्षीय योजना के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। 1950 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, हर साल मतलब हर 5 साल के लिए जो बनाया जाता था। पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में चला था, दूसरा 56 से 61 चला था। ठीक है, इस तरीके से फिर बाद में जो है ये 2017 तक होने वाला था, लेकिन 2015 में इसको ख़त्म हो कर दिया गया था, जो लास्ट पंचवर्षीय योजना था। टोटल 12 आपका हुआ था, ये याद रखिएगा। 2015 में जो है पंचवर्षीय योजना की जगह पर जो है नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, ये चीज़ आपका था। बाकी इसके पहले ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा यहाँ पर नहीं देखेंगे। 15th नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने फिल इन द ब्लैंक्स को एनबीएफसी एमएफआई के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया। तो 2 दिसंबर 2011 आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं की बात करेंगे, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ये क्या होता है? तो यह कम आय वाले व्यक्तियों या समूहों को प्रदान की जाने वाली एक बैंकिंग सुविधा है जिनके पास अन्यथा वित्तीय सेवाओं तक कोई अन्य पहुंच नहीं होती है, जैसे कि लोन, इंश्योरेंस, बचत, ये सब दिया जाता है जिनका इनकम जो कम होता है। ठीक है, सूक्ष्म वित्त आयोग क्या होता है, वित्त लोन क्या होता है? इसमें वो व्यक्ति पात्र होता है, मतलब लोन के लिए ये भी होता है। तो किसको मिलता है लोन? जिसका 3 लाख से जो है कम आपका जो है वार्षिक आय होता है। ठीक है, उसको मिलता है। और ये जो आपका कोलेटरल फ्री लोन होता है, यानी कि गिरवी मुक्त लोन होता है, मतलब इसको लेने के लिए आपको कोई चीज़ गिरवी नहीं रखना पड़ता है। ठीक है, बाकी सूक्ष्म वित्त संस्थान के पिता किसको कहा जाता है? तो मोहम्मद यूनुस को कहा जाता है, जो कि बांग्लादेश में जो है आपका पहला ग्रामीण बैंक की स्थापना करते हैं, ग्रामीण मॉडल बैंक। नोबेल पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है 2006, आपको याद रखना है यहाँ पे कि 2006 में इनको चीज़ मिला था। ये चीज़ इन्होंने बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का स्थापित किया था। बाकी अगर पूछेगा इंडिया में पहला जो है यहाँ पर कौन सा था, तो वो था आपका मुरादाबाद शहर में स्थापित किया गया था। ठीक है, बाकी एक होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कमीशन। ठीक है, तो ये क्या होता है? कमीशन नहीं, सॉरी, कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इसमें क्या होता है? माइक्रो फाइनेंस लोन की न्यूनतम आवश्यकता होती है। इसमें कुल संपत्ति का 85% जो है आपका होता है। मालेगांव समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था 2010 में। और क्या क्या चीज़ है बोला? सूक्ष्म ऋण या फिर सूक्ष्म वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है ये, जैसे जो आपका बजाज हो गया। ठीक है, या और भी अलग अलग कंपनियां जो कि आपको फ्री में पैसा देती है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई वस्तु खरीदना है तो उसके लिए लोन देती है। ठीक है, एडवांस देती है, तो उसके अंतर्गत यही सब आता है, लेकिन उसके लिए कुछ कुछ कंडीशन होता है। पहला तो मैंने बता दिया 85% ऑफ द एसेट होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एनबीएफसी एमएफआई के अलावा जो है अन्य माइक्रो फाइनेंस ऋणों पर अधिकतम सीमा कुल जो है परिसंपत्ति का 25% होता है। और एनबीएफसी एमएफआई लाइसेंस के लिए जो अर्हता प्राप्त करने के लिए उनके पास माइक्रो फाइनेंस में कम से कम 75% संपत्ति होनी ही चाहिए, तब जाकर के लाइसेंस मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा ऋण चुकौती मासिक दायित्व की सीमा जो है 50% होती है। तो ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। ठीक है, तो ये था आज का 24th नंबर लेक्चर। इसके बाद 6 लेक्चर बचेगा जिसको कि हम लोग जो है जल्दी ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।